नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। कतर के पूर्व अमीर के निधन पर भारत में आज राष्ट्रीय शोक। सरकारी भवनों पर आधा झुका तिरंगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जाएंगे कतर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज से स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड के दौरे पर। बिजनेस डेलीगेशन का करेंगे नेतृत्व। द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर फोकस। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर वर्चस्व की जंग तेज। अमेरिका ईरान में जबरदस्त तनाव के बीच बिगड़ा ग्लोबल मार्केट का मूड। कच्चे तेल में भी लगभग 4% की उछाल। बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग में कम से कम 27 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा घायल। थाईलैंड के पीएम ने किया घटनास्थल का निरीक्षण, कारणों की जांच जारी। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ऐतिहासिक जीत की दहलीज पर। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ जीत से 4 विकेट दूर। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर भारत में आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक है। लिहाजा आज सरकारी भवनों में तिरंगा आधा झुका दिया गया है। साथ ही आज कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। अल थानी ने 74 वर्ष की आयु में कल अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया है। भारत सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कतर जाकर संवेदना व्यक्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी को एक दूरदर्शी नेता बताया और कहा कि उन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के ऊंचे स्तर तक पहुंचाया। पीएम ने कहा कि भारत उन्हें एक सच्चे दोस्त के तौर पर भी याद करता है। पीएम ने अपनी पिछली यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि फरवरी 2024 में कतर की अपनी पिछली यात्रा के दौरान उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। पीएम ने पूरे शाही परिवार और कतर की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। तो कतर के पूर्व अमीर के निधन पर शोक और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए आज से स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की 5 दिवसीय यात्रा पर होंगे। प्रतिनिधिमंडल में उन्नत विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, रत्न एवं आभूषण, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा और डिजाइन जैसे क्षेत्रों की प्रमुख भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पीयूष गोयल आज स्पेन में भारत स्पेन व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधि मोटर वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे, एआई, सेमीकंडक्टर, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग और निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे। साथ ही भारत यूरोपीय संघ व्यापार गोलमेज सम्मेलन और व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की पूर्ण बैठक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, कारोबार सुगमता, टिकाऊ प्रौद्योगिकी और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। पीयूष गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम में थिल्स ग्रुप के प्रतिनिधि एलन केवरिन और सिलॉक्स ग्रुप के प्रतिनिधि जीन क्रिस्टोफ बोगार्ट के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्तर की बैठक करेंगे। गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड में भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते का लाभ 15 जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगा। इस तारीख से भारत से ब्रिटेन जाने वाली सभी उत्पादों पर आयात शुल्क 0 हो जाएगा। इससे किसानों, मछुआरों, एमएसएमई और घरेलू उद्योगों को बड़ा फायदा मिलेगा। समझौते में डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी शामिल है, जिसके तहत
ब्रिटेन में 5 साल तक काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को वहां के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में योगदान नहीं देना होगा। इससे उनकी बचत भारत के भविष्य निधि खाते में जमा होगी। ये समझौता दोनों देशों के व्यापार और आर्थिक संबंधों को नई मजबूती देगा। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। ये देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार देने वाला ये एक्सप्रेसवे अपनी आधुनिक डिजाइन और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए खास है। 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर करीब 4,200 करोड़ की लागत आई है। इसे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुगम सफर देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। एक्सप्रेसवे फिलहाल 6 लेन का है, जिससे बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही आसानी से हो सकेगी। इसकी कुल लंबाई में 45.2 किलोमीटर हिस्सा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया, जबकि 17.5 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड सेक्शन है। एलिवेटेड हिस्से से ट्रैफिक दबाव कम करने और यात्रा समय घटाने में मदद मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों के लिए निर्धारित गति सीमा भी इसे खास बनाती है। कारें अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी, जबकि ट्रकों के लिए अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। एक्सप्रेसवे को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। यहां लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम लगाया गया है, जिससे टोल भुगतान तेज और आसान होगा। डिजिटल टोल व्यवस्था के कारण वाहनों को कम समय रुकना पड़ेगा और ट्रैफिक फ्लो बेहतर होगा। इस एक्सप्रेसवे के कारण किन किन इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो आइए वो भी जान लेते हैं। कानपुर, अयोध्या, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, बनारस, प्रयागराज, ऊंचाहार, बाराबंकी, ये वो क्षेत्र हैं जहां इसका फायदा सीधे पहुंचेगा। प्रयागराज, ऊंचाहार, बाराबंकी तो एक्सप्रेसवे से सीधे कनेक्ट होंगे उत्तर प्रदेश के तमाम शहर कानपुर, अयोध्या, हरदोई। देश की पहली बुलेट ट्रेन का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन सेवा 15 अगस्त 2027 से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सबसे पहला परिचालन सूरत बिलीमोरा खंड पर शुरू होगा। कुल 508 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को एक साथ शुरू करने की बजाय अलग अलग चरणों में चालू किया जाएगा। दरअसल भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। जापान की शिकानसेन तकनीक पर आधारित ये परियोजना केवल यात्रा का समय कम नहीं करेगी, बल्कि भारत को हाई स्पीड रेल तकनीक वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में भी खड़ा करेगी। मुंबई अहमदाबाद परियोजना के साथ साथ सरकार देश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार भी तेजी से कर रही है। इसी कड़ी में हैदराबाद को केंद्र बनाकर 3 नई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई और हैदराबाद बेंगलुरु प्रस्तावित किए गए हैं। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सरकारी नीतियों का असर अब तेजी से दिखाई देने लगा है। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का ईवी बाजार 2032 तक हाई ग्रोथ नेशनल ईवी टारगेट परिदृश्य में 30.4 मिलियन यूनिट तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में ईवी बिक्री 2.6 मिलियन यूनिट रही, जो 2024 के मुकाबले करीब 26% अधिक है। कुल वाहन बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़कर 9.5% हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नीति समर्थन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और घरेलू विनिर्माण की रफ्तार से ईवी सेक्टर को और मजबूती मिल सकती है। IESA के मुताबिक 2032 तक बैटरी की मांग 362 GWh तक पहुंचने का अनुमान है, यानी कि भारत में ईवी
व्हीकल जो है यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों की को लेकर लोगों की रुचि बढ़ी है और इसकी लोकप्रियता में भी सीधे तौर पर इजाफा हो रहा है। तो ईवी बाजार 12 गुना बढ़ने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। इलेक्ट्रिक इंडिया की बढ़ती रफ्तार भारत में कैसी है? बिक्री में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन इस वक्त सबसे आगे नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की 60.1% हिस्सेदारी है अभी, और इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की 31.6% हिस्सेदारी है। यानी कि साफ तौर पर जो इलेक्ट्रिक वाहन है, यहां तक कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनकी लोकप्रियता में सीधे तौर पर इजाफा हो रहा है। इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी भी 7.7% बढ़ी है। और अगर हम बैटरी की मांग की बात करें तो बैटरी की मांग भी 19 गीगावाट हर्ट्ज तक पहुंची है। तो यानी कि 2032 तक 362 गीगावाट हर्ट्ज मांग का अनुमान यहां पर जताया गया है। स्थानीय विनिर्माण को मिल रही है रफ्तार और ऐसे में बैटरी और कंपोनेंट उद्योग का जो विस्तार है वो भी इस वक्त हम देख पा रहे हैं। यानी कि ईवी जो बाजार है भारत में लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। खासतौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर अब लोगों की रुचि बढ़ रही है। और आइए अब बात करते हैं फुटबॉल विश्व कप की। फीफा विश्व कप का सेमीफाइनल लाइनअप तय हो चुका है। 15 जुलाई को होने वाले पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन से होगा। तो फीफा विश्व कप अपने निर्णायक पड़ाव पर जा पहुंचा है। फ्रांस बनाम स्पेन 15 जुलाई पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, जिसको लेकर सभी की निगाहें। तो वहीं 16 जुलाई को होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना अर्जेंटीना की टीम से होगा। ये भी एक ऐसी भिड़ंत है जिसको लेकर फैंस में खासा रोमांच है। तो यानी कि फीफा रैंकिंग्स की अगर हम शीर्ष 4 टीम फाइनल की बात करें तो यहां पर 1992 में फीफा रैंकिंग्स की शुरुआत के बाद से ये पहला मौका है जब शीर्ष 4 टीम विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। वहीं विश्व कप का ये सिर्फ तीसरा संस्करण है जब चारों सेमीफाइनलिस्ट पूर्व चैंपियन हैं। यानी इस बार कोई नया चैंपियन नहीं दिखेगा, बल्कि कोई एक टीम एक बार फिर चैंपियन बनेगी। तो दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल ट्रॉफी की रेस में अब सिर्फ 4 टीमें बची हैं। अब सबकी निगाहें अर्लिंगटन शहर पर हैं, जहां फ्रांस और स्पेन के बीच फाइनल में जगह बनाने के लिए हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पूरे शहर में इस महामुकाबले को लेकर उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर से फुटबॉल प्रशंसक अर्लिंगटन पहुंच रहे हैं और प्रतिष्ठित एंटी स्टेडियम में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। डलास टेक्सास से देखिए संवाददाता अभिषेक महाजन की ये खास रिपोर्ट। फीफा विश्व कप का सफर अब अंतिम 4 टीमों तक सिमट चुका है और अर्लिंगटन इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक की मेजबानी के लिए तैयार हैं। फ्रांस और स्पेन के समर्थक अपनी अपनी टीम की जर्सी पहनकर पूरे जोश के साथ पहुंचने लगे हैं। सब इस बहुप्रतीक्षित सेमीफाइनल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आर्लिंगटन में फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच साफ दिखाई दे रहा है और रोमांच का केंद्र है जो मेरे पीछे है AT&T स्टेडियम, जहां स्पेन और फ्रांस आमने सामने होंगे। इस ब्लॉकबस्टर मैच की मेजबानी करेगा AT&T स्टेडियम। 80,000 से ज्यादा की क्षमता और दुनिया के सबसे बड़े कवर्ड स्टेडियम में से एक। ये स्टेडियम कई ऐतिहासिक मुकाबलों की मेजबानी कर चुका है और एक और महामुकाबले के लिए तैयार है। फ्रांस और स्पेन दोनों के सामने लक्ष्य बिल्कुल साफ है। सिर्फ एक जीत उन्हें विश्व कप के फाइनल का टिकट दिला देगी। मुकाबले के 90 मिनट और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त समय या पेनाल्टी शूटआउट तय करेंगे कि खिताब की दौड़ में कौन आगे बढ़ेगा। I'm very excited. I'm right here from Arlington, Texas, and I've been working the World Cup, so it's been a really amazing experience getting to meet different people. I'm excited for France to play. I hope that France is going to be the winner. I love France because I think Mbappé is one of the best players, and
I hope France is going to be the winner. France as well. I think they've played extremely well, Mbappe, and also I hope he gets the Golden Boot award for most goals scored in the tournament. So, yes. सेमीफाइनल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अर्लिंगटन हजारों फुटबॉल प्रेमियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरा शहर अब उस ऐतिहासिक मुकाबले का इंतजार कर रहा है जो फीफा विश्व कप के पहले फाइनलिस्ट का फैसला करेगा। आर्लिंगटन में सेमीफाइनल की तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं और सेमीफाइनल से पहले इस शहर की धड़कनें भी तेज होती दिखाई दे रही हैं। अब इंतजार है इस महामुकाबले का जहां वर्ल्ड कप की अगली बड़ी कहानी लिखी जाएगी। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, डैलस, टेक्सास। और कल देर रात पहले सेमीफाइनल में विश्व फुटबॉल की दो दिग्गज टीमें स्पेन और फ्रांस आमने सामने होंगी। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे विश्व कप फाइनल में जगह बनाएगी, जबकि हारने वाली टीम को तीसरे स्थान के प्लेऑफ से संतोष करना होगा। आर या पार की टक्कर, फाइनल का टिकट दांव पर। फीफा विश्व कप 2026 में अब नजरें उस मुकाबले पर टिक गई हैं जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी यूरोप की दो फुटबॉल महाशक्तियां। स्पेन के सामने होगी फ्रांस की मजबूत चुनौती। दोनों टीमों ने क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज कर अंतिम 4 में जगह बनाई है और अब लक्ष्य सिर्फ एक है, विश्व कप फाइनल का टिकट। एक तरफ है मौजूदा यूरोपीय चैंपियन स्पेन, जिसने पूरे टूर्नामेंट में अपने अनुशासित डिफेंस, तेज पासिंग और गेंद पर शानदार नियंत्रण से विरोधियों को परेशान किया है। बेल्जियम के खिलाफ आखिरी मिनटों में मिली जीत ने टीम का आत्मविश्वास और भी बढ़ा दिया है। स्पेन की सबसे बड़ी ताकत उसका सामूहिक खेल और दबाव में शांत रहने की क्षमता रही है। टीम की उम्मीदें युवा स्टार लामिन यामाल, मिडफील्डर पेद्री, शानदार विंगर निको विलियम्स, अनुभवी डिफेंडर रॉबिन ले नार्मांद और गोलकीपर उनाई सिमोन पर टिकी होंगी। जरूरत पड़ने पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखने वाले मिकेल मेरिनो भी स्पेन के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। दूसरी ओर फ्रांस ने मोरक्को को हराकर लगातार तीसरी बार विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। फ्रांसीसी टीम के पास अनुभव और स्टार खिलाड़ियों की भरमार है। कप्तान किलियन एम्बापे अपनी रफ्तार और गोल करने की क्षमता से किसी भी रक्षा पंक्ति को तोड़ सकते हैं। उनके साथ उस्मान डेम्बेले की गति, ऑरेलियन चुआमेनी का मिडफील्ड नियंत्रण, एडुआर्डो कामाविंगा की बहुमुखी भूमिका, विलियम सलीबा का मजबूत डिफेंस और गोलकीपर माइक मेन्या की शानदार गोलकीपिंग फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। फ्रांस का आक्रामक खेल पूरे विश्व कप में विरोधी टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। मोरक्को पर दमदार जीत के बाद फ्रांसीसी टीम लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची है और खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। स्पेन और फ्रांस के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। दोनों टीमें 38 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं, जिनमें स्पेन ने 18 और फ्रांस ने 13 मैच जीते हैं, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। हाल के वर्षों में दोनों के बीच हुए बड़े मुकाबलों में रोमांच अपने चरम पर रहा है। वहीं बात अगर दोनों टीमों के बीच अब तक विश्व कप में हुए मुकाबले की बात करें तो विश्व कप के इतिहास में स्पेन और फ्रांस अब तक एक बार आमने सामने आए हैं। 2006 विश्व कप के अंतिम 16 के मुकाबले में फ्रांस ने स्पेन को 3-1 से हराने में सफलता पाई थी। यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों का नहीं बल्कि दो अलग अलग फुटबॉल शैलियों का टकराव भी होगा। स्पेन गेंद पर कब्जा जमाकर खेल की रफ्तार नियंत्रित करना चाहेगा, जबकि फ्रांस तेज काउंटर अटैक और दमदार फिनिशिंग से मैच अपने नाम करने की कोशिश करेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लायनल मेसी के सामने सेमीफाइनल में इंग्लैंड की चुनौती होगी। विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर अब होने जा रही है ऐसी टक्कर जिसका इंतजार करोड़ों फैंस कर रहे हैं। एक तरफ है 60 साल बाद विश्व कप फाइनल में पहुंचने का सपना देख रहा इंग्लैंड, तो दूसरी तरफ है गत विजेता अर्जेंटीना जो अपनी बादशाहत कायम रखने के इरादे से मैदान में उतरेगा।
इंग्लैंड के पास है युवा जोश, रफ्तार और जूड बेलिंगम जैसा तूफानी सितारा, तो अर्जेंटीना के पास है अनुभव, आत्मविश्वास और लियोनेल मेसी का जादू। ये मुकाबला सिर्फ एक सेमीफाइनल नहीं बल्कि इतिहास और वर्तमान की भिड़ंत है। 1986 विश्व कप की यादें एक बार फिर ताज़ा होंगी जब अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड को हराया था। उस मैच में डिएगो मैराडोना के करिश्मे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। अब नजरें होंगी मेसी और इंग्लैंड की नई पीढ़ी पर। सबसे बड़े मंच पर होगी मेसी बनाम हैरी केन की जंग। मेसी 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन 6 गोल के साथ अभी भी चुनौती बनाए हुए हैं। वहीं जूड बेलिंगम इस विश्व कप में इंग्लैंड की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। लगातार 2 नॉकआउट मुकाबलों में 2 गोल करने वाले बेलिंगम ने इतिहास रच दिया है। वे मैराडोना के बाद विश्व कप में लगातार 2 नॉकआउट मैचों में 2 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। इंग्लैंड 2018 के बाद से चौथी बार किसी बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा है। टीम के पास युवा खिलाड़ियों की ऊर्जा है और लंबे इंतजार को खत्म करने का जुनून भी। दूसरी ओर अर्जेंटीना पिछले 4 विश्व कप में तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंचा है। टीम जानती है कि बड़े मुकाबलों का दबाव कैसे संभालना है। मेसी के अनुभव और नेतृत्व का एक बार फिर पूरी टीम की उम्मीदें उस पर टिकी होंगी। इंग्लैंड के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी मेसी के जादू को रोकना। वहीं अर्जेंटीना के लिए बेलिंगम और केन की जोड़ी सबसे बड़ा खतरा होगी। तो आइए रुक कर लेते हैं सुचित्रा का, हमारी संवाददाता का, जो इस वक्त हमें और ताज़ा अपडेट देंगे इस फीफा रोमांच पर। सुचित्रा, सबसे पहले बात यही कि 2 मैच और 4 पूर्व चैंपियन। सबसे पहले अगर अर्जेंटीना और इंग्लैंड की बात कर लें तो अर्जेंटीना इंग्लैंड का जो मैच है वो सामान्य मैचों से अलग है। पुरानी राइवलरी है, प्रतिद्वंदिता है। किस तरह से देखती हैं, कैसे होने जा रहा है फैंस के लिए सबसे बड़ी भिड़ंत का जो आकार ले रहा है इस वक्त ये मैच, क्या कहेंगी? इनके मैच की आपने बात की तो मैं बता दूं कि लायनल मेसी, जिनका कि आखिरी विश्व कप बताया जा रहा है, वो इंग्लैंड के खिलाफ कभी नहीं खेले हैं। तो ये जो मैच होगा, ये लायनल मेसी हमें पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे, और वो भी विश्व कप के सेमीफाइनल में। तो एक बहुत ही बड़ा, हम कहें कि अवसर होने जा रहा है मेसी के लिए। और मेसी का ये स्टेटमेंट भी आया है कि अगर उन्हें अपने करियर में इंग्लैंड के खिलाफ कोई वर्ल्ड कप मैच खेलने को नहीं मिलता तो अपने करियर को कहीं ना कहीं अधूरा मानते। तो जिस राइवलरी की आपने भी बात की, तो 1986 का जो क्वार्टर फाइनल था वो तो ऐतिहासिक है ही, लेकिन जिस मैदान में, एज़टेका स्टेडियम में वो क्वार्टर फाइनल खेला गया था, उसी मैदान में इस विश्व कप में मैक्सिको को हरा चुकी है इंग्लैंड की टीम। तो उस मैदान से जुड़ी कुछ कड़वी यादें ज़रूर कम की हैं इंग्लैंड ने। वहीं उसके बाद 1998 में पिछली बार विश्व कप में ये दोनों टीमें जब आमने सामने हुई थी तो वहाँ पर भी इंग्लैंड को अर्जेंटीना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। उस मैच में इंग्लैंड के सुपरस्टार जो डेविड बेकहम है, उन्हें रेड कार्ड दिखाया गया था। तो वो भी एक काफ़ी विवादित और बहुचर्चित मैच रहा था, क्योंकि डेविड बेकहम जैसे स्टार को रेड कार्ड दिखाया जाना, वो भी विश्व कप के मैच में, वो रेड कार्ड काफ़ी भारी पड़ा था इंग्लैंड को और वो मैच उन्हें गंवाना पड़ा था। उसके बाद 1998 के उस विवादित मैच के बाद ये दोनों टीम आमने सामने होने जा रही हैं। दोनों ही टीमों के, अर्जेंटीना के और इंग्लैंड के जो पूर्व खिलाड़ी हैं, सबके तरफ से बयान आने लगे हैं। तो हम जानते हैं कि मैदान पर तो दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे ही, लेकिन इतिहास के आईने में भी बहुत कुछ है जिस पर दोनों टीमों की नज़र रहेगी। अर्जेंटीना जहां अपना दबदबा बनाए रखना चाहेगी इंग्लैंड पर, वही इंग्लैंड क्योंकि 2 कड़वी यादों के साथ बैठा हुआ है तो बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। और इस इंग्लैंड की टीम में वो ताकत है जो यहाँ पर एक उलटफेर कर सकती है और मौजूदा चैंपियन को यहाँ से विश्व कप से बाहर कर सकती है। जया जी सुचित्रा, अगर दूसरी भिड़ंत की बात करें स्पेन और फ्रांस, तो ऐसे में एम्बाप्पे और यमाल की टक्कर को लेकर भी इस वक्त फैंस के बीच काफ़ी उत्साह है। किस तरह से देखते हैं दोनों का ही जो क्वार्टर फाइनल में भिड़ंत रही, कितना वो अग्रेशन और अब वो जो टाइमिंग थी, अब सेमीफाइनल को लेकर उनकी तैयारी है?
जी बिल्कुल, दो यूरोपियन पावर हाउस हैं, फ्रांस और स्पेन, और इस मुकाबले का सबको काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि एक अटैकिंग फुटबॉल देखने को मिलेगा। एक ऐसा मैच जिसमें कि आप पल के झपकाने का भी इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही टीमें अटैकिंग फुटबॉल खेलने में यकीन रखती हैं, खेल को स्लो नहीं होने देती हैं, गोल करने में यकीन रखती हैं। और फ्रांस के पास जहां एम्बापे हैं जो कि गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, वहीं स्पेन के पास भी लामिन यमाल हैं, जो भले ही हमें उनके नाम के आगे गोल नज़र ना आते हों, लेकिन अगर मैच पर उनका इम्पैक्ट देखें तो अगर बात की जाएगी मोस्ट इम्पैक्ट प्लेयर की, तो उसमें वो शीर्ष पर खड़े हुए नजर आएंगे लामिन यमाल। और ख़ास बात यह है जया कि स्पेन जो सेमीफाइनल तक पहुंच गई है, कहा जा रहा है कि स्पेन ने अपना ए गेम तो अभी तक दिखाया ही नहीं है। यानी कि स्पेन की जो टीम है, मौजूदा यूरो चैंपियन है, वो टूर्नामेंट से पहले सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही थी इस विश्व कप को जीतने की, और स्पेन ने किसी भी मैच में अपना ए गेम नहीं दिखाया। बल्कि हमें याद होगा कि केप वर्डे के खिलाफ जब गोल रहित ड्रॉ पर रोक लिया गया था स्पेन को, उसे सबसे बड़ा उलटफेर कहा जा रहा था इस विश्व कप का। लेकिन उस शुरुआत से उबरने के बावजूद स्पेन पहुंच गई है सेमीफाइनल में, लेकिन ए गेम का अभी इंतजार है। वो ए गेम अगर आ जाता है इस सेमीफाइनल में, तो हो सकता है कि हॉट फेवरेट फ्रांस यहीं से बाहर हो जाए। और अगर बात करें पिछले दो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स की, तो यूएफा नेशंस लीग के सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को शिकस्त दी थी, और यूरो 2024 के भी सेमीफाइनल में स्पेन ने ही फ्रांस को शिकस्त दी थी और फिर वो चैंपियन बना था। तो एक अच्छी राइवलरी यहाँ पे भी है। ऑन पेपर दोनों टीमें कैसी नजर आए, लेकिन उस दिन जो टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी वो जीतेगी, और ये कांटे की टक्कर होने वाली है। फाइनल से पहले का फाइनल कहा जा रहा है इस मुकाबले को, फ्रांस और स्पेन। जया। बिल्कुल सुचित्रा, आप हमारे साथ बने रहिए। फीफा का रोमांच जो है वो अभी भी जारी रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको यह सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि कैसा फीफा का जो रोमांच है, जो फीफा फीवर है, वो इस वक्त अपने निर्णायक कदम पर पहुंच चुका है। दो बहुत ही ब्लॉकबस्टर सेमीफाइनल का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। मेरे साथ सुचित्रा इस वक्त जुड़ी हुई है। सुचित्रा, लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं, चारों ही टीम पूर्व चैंपियन रह चुकी हैं, कौन सबसे ज़्यादा दमदार है, इस पर लगातार बात हो रही है। स्पेन ने जिस तरह से रोनाल्डो की पुर्तगाल को हरा के बाहर किया और उसके बाद फिर बेल्जियम को हराया, किस तरह से देखते हैं कि फ्रांस से कड़ी टक्कर तो उसको ज़रूर मिलेगी, लेकिन स्पेन का क्या पलड़ा भारी नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल जय, अगर पलड़े की बात करूं तो फिलहाल इस मुकाबले में फ्रांस की जो टीम है वही फेवरेट मानी जा रही है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला होगा वो इस मैच में होगा फ्रांस के अटैक और स्पेन के डिफेंस के बीच, क्योंकि फ्रांस में हमने देखा है कि अपने अटैक के लिए इस पूरे टूर्नामेंट में वो चर्चा में रही है। उनके पास सुपर स्ट्राइकर एम्बापे हैं जो 8 गोल कर चुके हैं अब तक इस टूर्नामेंट में। उनके पास माइकल ओलिजे हैं जिनके नाम सबसे ज़्यादा 5 असिस्ट हैं। उनके पास डेम्बेले हैं। तो
एक अच्छा सपोर्ट भी यहाँ पर मिल रहा है एम्बापे को। वहीं अगर स्पेन की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि स्पेन की टीम बिना एक भी गोल खाए क्वार्टर फाइनल तक आ गई थी। मतलब उनका जो डिफेंस है, उनकी एक अभेद दीवार बना हुआ है जिसको कि सेंध नहीं लगा पा रही थी जिसमें कोई भी टीम। और क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम ने जब उनके खिलाफ गोल किया था तो वो उस टूर्नामेंट में उनके खिलाफ अब तक हुआ एकमात्र गोल है। तो ये दर्शाता है कि जो स्पेन का डिफेंस है वो उनकी सबसे मजबूत ताकत बनकर उभरा है। और हम कह भी सकते हैं कि ये जो विश्व कप रहा है ये गोलकीपर्स का विश्व कप रहा है, कि जो गोलकीपर हैं वो इस विश्व कप के सबसे बड़े स्टार बनकर उभरे हैं। और जो टीमें जीती हैं वो अपने डिफेंस की वजह से जीती हैं, क्योंकि गोल करने वाले तो हर टीम के पास स्टार्स हैं, लेकिन गोल बचाने वाले, जो आपके पास डिफेंस की मजबूत लाइन है, जो आपके पास शानदार गोलकीपर हैं, वो कम ही टीमों के पास नजर आए हैं और उन्होंने ही मैच जीत कर भी दिए हैं। तो भले ही फ्रांस के पास मशहूर स्ट्राइकर्स हो, उनकी तिकड़ी हो, लेकिन स्पेन के पास एक वर्ल्ड क्लास गोलकीपर है जिसने अभी तक सिर्फ एक ही गोल होने दिया है इस विश्व कप में। और वो यही उम्मीद करेंगे कि अपना जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो दे, क्योंकि लामिन यमाल जो हैं वो इंजरी के बाद इस विश्व कप में आए हैं और अब तक हमने देखा है कि एक ही गोल कर सके हैं। अपने फुल पोटेंशियल पे भी वो नहीं खेल रहे हैं, हालांकि जो गोल को सेट करने में वो अहम भूमिका निभा रहे हैं, उनके जो पासेस हैं वो मदद कर रहे हैं गोल करने में। लेकिन लामिन यमाल अभी तक अपने फुल पोटेंशियल के साथ खेलते हुए नजर नहीं आए हैं। लेकिन ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि जो टीम के बाकी खिलाड़ी हैं वो सहयोग दे। तो उन्होंने क्योंकि सहयोग दिया है, क्योंकि उनका डिफेंस बेहद मजबूत रहा है, यही वजह है कि स्पेन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ना करने के बावजूद सेमीफाइनल तक पहुंच गई है, वो भी सिर्फ एक गोल गंवाते हुए। जया। बिल्कुल। और मेसी को लेकर भी शुरुआत में काफ़ी डाउट्स थे, लेकिन इस अनुभवी खिलाड़ी ने युवा पीढ़ी को एक कड़ी टक्कर दी है और अब जब वो मैदान में उतरेंगे तो इतिहास रचने का मौका है मेसी को होगा। पहली बार इंग्लैंड से भिड़ंत तो है ही, साथ ही जो गोल्डन बूट की रेस है या फिर अर्जेंटीना को उस खिताब तक ले जाने की कहीं ना कहीं पूरा दारोमदार मेसी के कंधों पर भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। मेसी के मैजिक की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय से अर्जेंटीना जब भी किसी बड़े टूर्नामेंट में उतरती है तो एक ही नाम से उनकी उम्मीदें होती हैं और वो नाम है लायनल मेसी। मेसी का मैजिक चलेगा या नहीं, यही सबके ज़ुबान पर रहता है। और पिछले दो मुकाबलों की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना दोनों ही मुकाबलों में हमें संघर्ष करती हुई नज़र आई थी। मिस्र के खिलाफ जो खासतौर से उनका मुकाबला था, जहाँ पर पिछड़ रही थी 2-0 से, लग रहा था कि एक बड़ा उलटफेर तो नहीं देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर जो वापसी हुई है वो मेसी ने ही वापसी कराई है, जो रणनीति में परिवर्तन रहा है, जो शानदार गोल हमें देखने को मिला और दोनों ही मुकाबलों में मेसी ने अपनी टीम को वापसी कराई है। तो और ये दिखा भी है, जिस तरह से उनकी आंख में आंसू दिखे थे वो मैच जीतने के बाद, पूरी टीम सपोर्ट करती हुई नजर आती है लायनल मेसी को। तो फैंस को और टीम के खिलाड़ियों को भी कहीं ना कहीं यही उम्मीद है कि मेसी है तो मुमकिन है। जब तक मेसी आपके साथ टीम में है, जब तक मेसी पिच पर है, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, अर्जेंटीना की टीम को हमेशा वापसी की उम्मीद रहती है। और क्योंकि मौजूदा चैंपियन है, लगातार दूसरी बार खिताब जीतना चाह रही है और पिछले 3 मैच मैं कहूँगी कि अर्जेंटीना की टीम कड़े दबाव के बीच वो मैच जीतकर वापस आई है। तो वो जो अनुभव है और वो जो मेसी पर भरोसा है, वो जो मेसी के मैजिक पर भरोसा है, वो जरूर काम आएगा अर्जेंटीना के लिए इस सेमीफाइनल में। जया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर फीफा के 2 मैचेस यानी कि 2 सेमीफाइनल और 4 पूर्व चैंपियन, देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। तो आइए फुटबॉल के बाद रुक करते हैं क्रिकेट का और आपको ले चलते हैं लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम एक अपनी पहली ऐतिहासिक टेस्ट जीत दर्ज करने के मुहाने पर खड़ी है। मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ खेल के हर विभाग में पूरी तरह से दबदबा बनाए रखा। स्टार बल्लेबाज यास्तिका भाटिया के रिकॉर्ड तोड़ पहले टेस्ट शतक और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रनों का नामुमकिन सा लक्ष्य दिया। इसके जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड का स्कोर दूसरी पारी में 130 रन पर 6 विकेट कर दिया है। अब क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले मैदान पर इतिहास रचने से हरमनप्रीत कौर की सेना महज 4 विकेट दूर है। यास्तिका ने 113 रन की शानदार पारी खेली। इस मशहूर मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई। इंग्लैंड की दूसरी पारी में सयाली सदघरे, क्रांति गौड़, स्नेह राणा ने 2-2 विकेट हासिल किए।
और भारतीय रोइंग के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। स्विट्जरलैंड के लुजर्न में आयोजित 2026 वर्ल्ड रोइंग कप के तीसरे संस्करण में लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह की भारतीय जोड़ी ने लाइट वेट मेंस डबल स्कल स्पर्धा में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाकर इतिहास रचा। जून के अंत में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारतीय जोड़ी ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 मिनट 26.09 सेकंड का समय निकाला। ये पहली बार है जब भारत ने किसी वर्ल्ड रोइंग कप में गोल्ड मेडल जीता। ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि स्वर्ण जीतने वाली दोनों खिलाड़ी भारतीय सेना के हवलदार हैं। इतना ही नहीं, लुजर्न में हिस्सा लेने वाली 18 सदस्यीय भारतीय दल पूरी तरह से सशस्त्र बलों से जुड़ा है। इसमें 17 खिलाड़ी भारतीय सेना और 1 खिलाड़ी भारतीय नौसेना से हैं। ये भारतीय रोइंग में सेना के लंबे और महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। लक्ष्य और उज्जवल की सफलता वर्षों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और विश्व स्तरीय प्रशिक्षण का परिणाम है। लुजर्न में आयोजित ये प्रतियोगिता दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित रोइंग प्रतियोगिताओं में से एक मानी जाती है। भारत के लिए ये स्वर्ण पदक केवल एक जीत नहीं, बल्कि वैश्विक रोइंग में नई पहचान बनाने की शुरुआत है। विश्व नंबर 1 यानिक सिनर ने विंबलडन के पुरुष एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। सेंटर कोर्ट पर खेले गए फाइनल में इटली के स्टार खिलाड़ी सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को 6-7, 7-6, 6-3 और 6-4 से हराकर लगातार दूसरी बार विंबलडन चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। करीब 3 घंटे 46 मिनट तक चले इस रोमांचक मुकाबले के साथ सिनर ने अपने करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम और 30वां एटीपी खिताब भी जीत लिया। इस जीत के साथ सिनर ने जेवरेव के खिलाफ लगातार 10वीं जीत दर्ज की। साथ ही वे प्रोफेशनल दौर में विंबलडन पुरुष एकल खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा ये उनके करियर की 100वीं ग्रैंड स्लैम मैच जीत भी रही। और आइए अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात करते हैं अमेरिका और ईरान के ताज़ा हमलों की, जिसमें बता दें कि अमेरिका के ईरान पर ताज़ा हमलों के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और दोनों देशों की सेनाओं के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों का दौर तेज हो गया है। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। कई खाड़ी देशों में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूएई, बहरीन और कतर ने बताया कि उनके इलाके हमले की चपेट में हैं। वहीं दोनों देशों के बीच अपने अपने दावों और जवाबी बयानों का सिलसिला भी जारी है। ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर उस पर फिर हमला हुआ तो वह दुश्मन के दूसरे ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। अमेरिका का दावा, ईरान बुरी तरह से हार रहा है। ईरान का होर्मुज पर कोई नियंत्रण नहीं। 140 सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, सिरिक और बंदर अब्बास में धमाके, अमेरिकी सेना की ताबड़तोड़ बमबारी, मिसाइल और ड्रोन साइट्स यहां पर तबाह होते नजर आए हैं। वहीं ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में खाड़ी क्षेत्र के अंदर अमेरिकी अड्डों पर अटैक तेज किया है। ईरान के निशाने पर कुवैत, अमेरिकी बेस, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ है। तो वहीं हमले के बाद बहरीन में सायरन बजते हुए नजर आए। कुवैत बेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान यहां पर पहुंचा है। साथ ही अली अल सलेम बेस पर भी हमला हुआ है। तो बहरीन में अमेरिकी ठिकाने पर हमला किया ईरान द्वारा और खाड़ी क्षेत्र में यहां पर हमले तेज हो गए हैं। पश्चिम एशिया के कई शहरों में सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं। जो कुवैत बेस है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान यहां पर हुआ है। अली अल सलेम बेस पर भी हमला किया गया है। तो होर्मुज पर वर्चस्व की लड़ाई यहां बढ़ती जा रही है। फ्यूल स्टोरेज टैंक नष्ट करने का दावा यहां पर किया गया है ईरान की तरफ से। तो वहीं पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह करने की बात हुई है। अहमद अल जाबेर एयरबेस पर भी हमला किया गया है। एफपीएस रडार सिस्टम क्षतिग्रस्त होने का दावा भी है। तो वहीं अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बनाया गया है। तो ऐसे में खाड़ी क्षेत्र में सैन्य तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
तो कुल मिलाकर स्थिति अगर आंकलन करें कैसी है इस वक्त, तो आपको बताएं कि ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इस बीच कतर और कुवैत ने कहा है कि उन्होंने आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को बीच में ही मार गिराया, जबकि बहरीन ने भी मिसाइल अलर्ट जारी किया। इसके अलावा ईरान ने जॉर्डन स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी हमले जारी रहे तो वे भी जवाबी कार्रवाई करेगा। ऐसे में तेल की कीमतों पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। इस पूरे संघर्ष के चलते अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने से एक बार फिर तेल की कीमतों में उछाल आया है। हमले बढ़ने से तेल की कीमतों में 4% की वृद्धि देखी जा रही है। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने खाड़ी देशों पर हमले बढ़ा दिए, जिससे होर्मुज में होने वाली ऊर्जा सप्लाई पर एक बार फिर से खतरा पैदा हो गया। तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड में 4.1% की तेजी आई है, जिससे ब्रेंट क्रूड ऑयल $79.11 प्रति बैरल पहुंच गया है। वहीं अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत भी $74.37 प्रति बैरल हो गई है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें, यानी कि ग्लोबल मार्केट का मूड भी बिगड़ा हुआ है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच एशियाई बाजारों के कमजोर रुख ने भी घरेलू बाजार पर दबाव बनाया है। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 616.15 अंक लुढ़क कर 76,946.97 अंक पर आ गया है। वहीं एनएसई का निफ्टी 190.50 अंक टूटकर 24,015 अंक पर पहुंच गया। अमेरिका का डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी गिरावट के साथ कारोबार करता दिखा। एशिया के 9 बाजार में से 7 के सूचकांक लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक करीबी 7% टूट गया है। तो ऐसे में पश्चिम एशिया तनाव का एक व्यापक असर यहां पर ग्लोबल मार्केट्स में नजर आ रहा है। लाल निशान पर खुल रहे हैं दुनिया भर के सूचकांक। चंद्रशेखर जोशी का रुख कर लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले अगर हम इस वक्त की स्थिति की बात करें, लगातार दोनों ही तरफ से, अमेरिका और ईरान की तरफ से दावे किए जा रहे हैं मिसाइलों के, ड्रोन हमले के। अगर हम बात करें इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, कितनी सच्चाई है इन दावों में? देखिए, स्थिति काफी खराब इस वक्त बनी हुई है और हालात की हम बात करें तो जिस तरह से ईरान लगातार वहां पर जो वाणिज्यिक जहाज है जो ईरान की बात नहीं मान रहे और ईरान को बताए हुए रास्ते से, अलग रास्ते से या ओमान की तट की ओर से गुजर रहे हैं, ईरान इस तरह के जहाजों पर हमला कर रहा है। यही मेन विवाद की जड़ यहाँ पर बना हुआ है। जब ईरान कॉमर्शियल जहाजों पर हमले कर रहा है तो उसके बाद अमेरिका ईरान के ऊपर हमले कर रहा है और ईरान इसके बाद बदले की कार्रवाई करते हुए खाड़ी के देशों में हमला कर रहा है। तो कुल मिलाकर जो विवाद की जड़ है वो हॉर्मुज में किस तरह से जहाजों की आवाजाही होगी, ये विवाद की जड़ बनाया हुआ है। और दोनों पक्षों के बीच में जो MOU साइन हुआ था उसको कहीं न कहीं दोनों पक्ष थोड़ा सा किस तरह से उसको समझ रहे हैं, ये विवाद का मेन यहाँ पर जड़ है। क्योंकि ईरान ये मानकर चल रहा है कि MOU के बाद कहीं न कहीं उसको पूरा अधिकार है कि हॉर्मुज में किस तरह से विमानों की आवाजाही होगी वो उनको नियंत्रित करेगा। किस जहाज को जाना है, किसको नहीं जाना है, ये ईरान नियंत्रित करेगा। लेकिन अमेरिका का कहना है कि एक बार जब अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों से इकोनॉमिक ब्लॉकेड हटा दिया तो उसके बाद ईरान की ओर से कहा गया था कि वो हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के होने देगा, लेकिन ईरान ऐसा नहीं होने दे रहा है। और इस सब के बीच जो हॉर्मुज की हम बात करें तो वहाँ पर 2 रूट बन चुके हैं। एक रूट वो है जो ईरान के इलाके से गुजरता है और दूसरा रूट वो है जो ओमान के इलाके से गुजरता है। तो ईरान को काफी दिक्कतें हो रही है। अगर ओमान के इलाके से गुजरने वाले रूट से जहाज गुजर रहे हैं तो उन पर ईरान हमले कर रहा है। तो ये मूल जड़ बना हुआ है और इसका असर पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। एक तो तेल के दाम बढ़ गए हैं और दूसरा भारत जैसे देशों के लिए ये बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि अगर हम कॉमर्शियल जहाजों की बात करें, चाहे वो भारत के जहाज भी ना हो और दूसरे देशों के जहाज भी हो, तो उनमें बड़ी संख्या में भारतीय नाविक काम करते हैं। परसों हमने देखा कि जो MV गैलेक्सी पे हमला हुआ उससे भी 11 भारतीय नाविक थे, जिनमें से 10 को बचा लिया गया, एक अभी भी लापता है। और भारत में लगातार वहाँ पर जो वाणिज्यिक जहाजों पर हमले हो रहे हैं उसकी निंदा की जा रही है।
सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमले हो रहे हैं उसकी निंदा की जा रही है। वो हालात काफी गंभीर बने हुए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं कूटनीति भी चल रही है। दोनों पक्षों को एक टेबल पर लाने की कोशिश चल रही है। दोनों पक्ष कहीं ना कहीं इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर ओमान, ईरान मिलकर हॉर्मुज में किस तरह से जहाजों की आवाजाही होगी इसको लेकर के एक मत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओमान और ईरान के बीच में एक मत नहीं बन पा रहा है। तो कुल मिलाकर अब स्थिति काफी खराब वहां पर बनी हुई है। बिल्कुल चंद्रशेखर, यहाँ पर जिस तरह से मालवाहक जहाजों पर हमले हो रहे हैं उसको लेकर भारत ने भी गहरी निंदा की है और चिंता जाहिर की है। और एक बार फिर यहाँ पर अमेरिका की ओर से फ्रेश स्ट्राइक्स यानी कि ताज़ा हमलों की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। किस तरह से अब ये स्थिति डेवलप होती नजर आ रही है, और जब ऐसे में ईरान की तरफ से बहरीन, कुवैत और ये तमाम जो अमेरिकी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे में ये जो संघर्ष है क्या और इसका विस्तार होता हुआ नजर आ रहा है पूरे क्षेत्रीय संघर्ष में फुल ब्लोन वॉर के रूप में? देखिए, अभी की जो स्थिति बनी हुई है इसमें एक बात साफ है कि अगर ईरान की तरफ से वहां पर वाणिज्यिक जहाजों पर हमले किए गए तो उसके बाद अमेरिका फिर ईरान के ऊपर हमले करेगा। पिछले 2 दिनों से ये देखने में आ रहा है। 2 दिन पहले 1 दिन के लिए रुक गया था और इससे पहले 2 दिन और अमेरिका की ओर से इसी तरह से हमले किए गए थे। अब ये देखना होगा कि अभी का जो वक्त है या आज से अगले 12 घंटे में, अभी से अगले 12 घंटे 13 घंटे में अगर ईरान की ओर से किसी वाणिज्यिक जहाज पर वहां पर हमला किया जाता है तो फिर उसके बाद अमेरिका के हमले होंगे, ये अमेरिका की ओर से कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में आप देखना होगा कि वहां पर बीच का रास्ता क्या निकलता है। हालात काफी इस वक्त खराब बने हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं पर्दे के पीछे कूटनीति चल रही है और इस कूटनीति से ही ये आशा की जा सकती है। फिलहाल इसका कोई सैन्य हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जोशी फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में खाड़ी क्षेत्र के अंदर जो अमेरिकी अड्डे हैं उन पर निशाना बनाया है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बार फिर चेतावनी आई है कि 5 बजे के आसपास एक फ्रेश स्ट्राइक यानी कि ताज़ा हमले वो कर सकते हैं अगर ईरान बाज नहीं आया। देखते हैं किस तरह से ये पूरी जो स्थिति है वो बदलती भी नजर आती है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 महत्वपूर्ण परीक्षण पूरे कर लिए हैं। ये परीक्षण अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ी कामयाबी है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल को सीधी स्थिति में बनाए रखने से जुड़ा है, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलग होने की प्रक्रिया की जांच की गई, जो क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करता है। तीसरे परीक्षण में एपेक्स कवर अलग होने के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक मजबूती की पुष्टि की गई। एपेक्स कवर मिशन के दौरान पैराशूट और उनसे जुड़े सब सिस्टम की सुरक्षा करता है। क्रू मॉड्यूल की गति कम करने के लिए पैराशूट खुलने से ठीक पहले इसका सुरक्षित रूप से अलग होना अनिवार्य है। इसरो सिस्टम के तीनों चरण सफलतापूर्वक पूरे किए जाने के बाद अब गगनयान मिशन अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ गया है। खबर थाईलैंड से। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के चाटुचक इलाके में स्थित एक बार में देर रात भीषण आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि कई लोगों के अब भी लापता होने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड को आधी रात के बाद आग लगने की सूचना मिली। घटनास्थल पर पहुंची टीम ने देखा कि लोग आग और धुएं से बचने के लिए बाहर के मेन गेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे।
आग की खबर मिलते ही घटनास्थल पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चरण विराकुल ने बताया कि अब तक 27 शव बरामद किए जा चुके हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। दमकल विभाग ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। प्रधानमंत्री ने बताया कि आग लगने के समय बार में प्रस्तुति दे रहे एक संगीतकार से भी पूछताछ की गई। संगीतकार के अनुसार आग सबसे पहले बिजली के कटआउट स्विच में लगी और उसके बाद तेज धमाका हुआ और कुछ ही पलों में पूरे परिसर में आग और धुआं फैल गया। Like 27 deaths and 63 people injured. The cause of the fire is still under investigation by the police department. But I think the fire brigade arrived within 5 minutes from the notification. But the fire already spread quickly and a lot of smoke and flame. So I think we have to investigate what is the really cause of the casualties. और यूरोप में जून के आखिर में आई भीषण गर्मी की लहर ने बड़ी संख्या में लोगों की जान ली है। रिकॉर्ड तोड़ तापमान के दौरान 10,000 से ज़्यादा अतिरिक्त मौतें दर्ज की गईं। इन मौतों में सबसे बड़ी संख्या 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की है, जो अत्यधिक गर्मी के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील माने जाते हैं। डेनमार्क के स्टेटन सीरम इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने कहा है कि इस समय इतनी बड़ी संख्या में अतिरिक्त मौतें असामान्य हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी खतरनाक हीटवेव अब ज़्यादा बार और ज़्यादा तीव्र हो रही हैं। जून के आखिरी सप्ताह में फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में तापमान ने कई रिकॉर्ड तोड़े। वहीं एक अन्य अध्ययन में इंग्लैंड और वेल्स में मई और जून की गर्मी के दौरान करीब 2700 गर्मी से जुड़ी मौतों का अनुमान लगाया गया। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि लगातार बढ़ते इस वैश्विक तापमान से निपटने के लिए अब बेहतर स्वास्थ्य तैयारियों और ठोस जलवायु कार्रवाई की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। बांग्लादेश में मानसूनी बारिश के चलते कम से कम 51 लोगों की मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। देश के आपदा प्रबंधन मंत्रालय के अनुसार भारी बारिश जारी रहने के कारण 12 जुलाई को 10 लाख से अधिक लोग फंसे रहे। राजमार्गों के जलमग्न होने और भूस्खलन के कारण प्रमुख मार्गों के अवरुद्ध होने से देश के शेष हिस्सों से सड़क संपर्क पूरी तरह से बाधित हो गया। बात करते हैं पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की, जो 16 तारीख से शुरू होगी। इस पावन पर्व की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। रथ यात्रा के लिए उड़ीसा फायर सर्विस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष टीमें, आधुनिक उपकरण और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था तैनात की है। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को विशाल रथों पर विराजमान कर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। The Yatra is biggest event of Odisha, and a lot of people congregate, and there have been a lot of work which is related to urban development department, whether it is sanitation or waste management or clean drinking water, clean roads, stormwater management. Everything comes under the mandate of the urban development department. So we have ensured that all the issues which have been identified as a challenge by the district administration, we have tried to address those issues based on our previous experience also. All those gaps have been addressed. इसी के साथ समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।